हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। देखिए, आप लोगों को याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा था कि किस तरीके से फ्रांस में जो है रेवोल्यूशन आता है, चेंजेस किस तरीके से होते हैं। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक पेंटिंग दिखाई गई है। ये पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो नाम के इंसान ने 1848 में बनाई थी और इस पेंटिंग का नाम उसने दिया है द ड्रीम ऑफ विजडम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स क्यों बोला है और ड्रीम क्यों बोला है, क्योंकि अभी रिपब्लिक्स नहीं बनी है कंट्रीज और अभी डेमोक्रेसी नहीं आई है सारी कंट्रीज में। तो ऐसा सिर्फ एज्यूम किया गया है, ये जस्ट एक ड्रीम है फ्रेडरिक सोरियो का कि आगे आने वाले टाइम में मे बी ऐसा हो सकता है। और अगर आप ध्यान दोगे तो आप जानोगे कि इस पेंटिंग के बाद ही यूरोप पे जो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो ने टोटल 4 सीरीज बनाई थी पेंटिंग्स की। ये फिगर नंबर 1 है, ये पहली पेंटिंग है। इसमें क्या दिखाया हुआ है उसको जस्ट डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले इसमें ये दिखाया हुआ है, फ्रेडरिक सोरियो ने ये बताया है कि कुछ कंट्रीज जो हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे भी एक फ्लैग है जो कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आगे क्रॉस करके जा चुका है। ये दिखाया हुआ है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करके आगे जा चुका है। ठीक है, और इसके पीछे अब जो फ्रांस है, ये ऑलमोस्ट इसके पास आ चुका है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। और साथ ही उसी के पीछे आप देखोगे जर्मनी के फ्लैग्स हैं और बाकी कंट्रीज के, इटली के फ्लैग्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे एक लंबी कतार, एक ट्रेन जैसी बनाई हुई है। लोगों के पास अपने नेशन के अलग अलग झंडे हैं, अपने कल्चर को दिखाने के लिए वो उस तरीके से वेल ड्रेस्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी हैं जो जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, ये एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाई गई है, जिसके एक हाथ में अगर आप देखोगे टॉर्च है, इनलाइटनमेंट मतलब एक मशाल ली हुई है आग की जलती हुई। और अगर आप इसके दूसरे हाथ की तरफ गौर करोगे तो यहाँ पे एक चार्टर उसने पकड़ा हुआ है, जिसमें मैंस के राइट्स के बारे में बात की गई है कि भाई सबको राइट्स, उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप ऊपर की तरफ नज़र डालोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एक क्राइस्ट दिखाई देगा, जीसस क्राइस्ट। काफ़ी सारे सेंट आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर, और कुछ एंजल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ये सारे के सारे ही इन कंट्रीज़ को ये नज़ारा देख रहे हैं और ऊपर से आप बोल सकते हो कि आशीर्वाद दे रही हैं कि ये लोग जाएं और आगे जाके अपनी फ्रीडम पा सकें। सेकेंड चीज़, अगर आप नीचे ग्राउंड की तरफ देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मोनार्क था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके जो चिन्ह हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको चर्च से रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको क्राउन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है कि जो मोनार्क है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर लोग अपनी फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो फीमेल फिगर है, यहाँ ये दिखाया हुआ है कि लिबर्टी पा चुके हैं लोग, तो आगे जो आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ये लिबर्टी पा के आगे जा चुके हैं। और फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अब इनके पीछे पीछे चल रही हैं और आगे लिबर्टी के बहुत करीब आ चुके हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखिए, कई बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए भी आ जाता है, तो अगर आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो आप सिंपल फीचर्स इसके लिख सकते हो। सबसे पहली चीज़ आप इसमें क्या बता सकते हो कि इसमें लोग जो हैं, यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग एक मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में, मतलब ट्रेन बनाई हुई है उन्होंने और एक मार्च निकाल रहे हैं वो लोग। सेकेंड चीज़ आप क्या लिख सकते हो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बाद जो लिबर्टी को दिखाया गया है वो एक फीमेल फिगर के ज़रिए दिखाया गया है। थर्ड चीज़
अब ये जो फीमेल फिगर है इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ठीक है, ये चीज़ क्योंकि मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पहले ही, तो ये फीचर्स कुछ हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि नीचे अर्थ पे, ज़मीन पे अगर आप देखोगे तो जो राजा महाराजा हैं उनके पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, उनके सिंबल्स दिखाए हुए हैं कि अब उनका जो टाइम है वो पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं वो लोग। नेक्स्ट चीज़, अब ये जो सोरियो ने जो पेंटिंग बनाई है, फ्रेडरिक सोरियो ने, ये एक ऑप्टिमम विज़न है। ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। ये चीज़ भी दिखाई हुई है कि पूरा वर्ल्ड ऐसा हो जाए, वो जस्ट ड्रीम देख रहा है। नेक्स्ट चीज़ कि जो नेशंस हैं जो आइडेंटिफाई हैं, अब नेशंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, पहले नेशंस नहीं होते थे, पहले सिर्फ स्टेट हुआ करते थे, एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब राष्ट्रीय का जो कॉन्सेप्ट है वो आने लग गया है और लोग जो हैं वो अपने कल्चर, अपने पहनावे और अपने फ्लैग के ज़रिए वो लोग दिखा रहे हैं कि उनकी क्या आइडेंटिटी है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो ये है कि जीसस क्राइस्ट सेंट वगैरह हैं जो वो अपॉन द सीन, कि ऊपर से सारा सीन वो देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमने पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, इस पेंटिंग में क्या दिखाया हुआ है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कि हम कब की बात कर रहे हैं, 1789 की। 1789 के बाद फ्रांस में क्या चेंजेस आते हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस हमें वहाँ पे देखने को मिला था। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है कि अगर 5 मार्क्स का भी आ जाए तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके इसको, तो आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कम्युनिटी जो है वो अब इक्वल हो चुकी थी। आपको पता होगा जो सोसाइटी थी वो पहले क्या थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। आपका फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट में हमने चर्च के बारे में बात किया था कि उसमें चर्च इंक्लूड होते हैं। जो आपका सेकंड एस्टेट होता है उसमें आपका मोनार्की होता है, किंग होता है और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। और जो आपका थर्ड एस्टेट होता है उसमें क्या होते हैं, कॉमन मैन आते हैं। अब क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, इसके बाद मोनार्की हटा दिया था। ठीक है, चर्च को भी ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम वहाँ पर लेकर आए थे। तो जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसको इक्वल कर दिया गया था। सेकेंड चेंज क्या आया, सेकेंड चेंज आया कि अब सबको यूनाइट करने के लिए फ्रांस में एक जो फ्लैग है, फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। एक नया तिरंगा झंडा लेकर आया गया फ्रांस का, जो कि पूरे फ्रांस को एकता के रूप में दर्शाता था। इसके बाद और क्या चेंजेस हुए, अगर आप आगे देखो तो एक नेशनल एंथम बना दिया गया, जैसे हमारा जनगण मन है। ठीक है, तो उसी तरीके से फ्रांस वालों ने भी, ताकि लोगों में एकता की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, लोगों के अंदर यूनिटी आई, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगे। तो इसके लिए काफ़ी सारे मतलब एक नेशनल एंथम और इसके साथ ही काफ़ी सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग भी उस टाइम पे लेकर आ गए। इसके साथ ही पैट्रियोटिक सॉन्ग के साथ साथ 2 वर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि कम्युनिटी इक्वल हुई और पैट्रियोटिक सॉन्ग और कुछ वर्ड्स को यूज़ किया गया। अब वो वर्ड्स क्या थे, ला पैत्रे का मतलब द फादरलैंड, कि हम सब जो हैं वो एक ही फादर के जन्मे हुए हैं। और ले सिटीजन मतलब कि हम सारे जो हैं एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं। तो ये कुछ वर्ड्स भी लेकर आए गए, नए वर्ड्स, जिससे कि लोग अपने आप को एक यूनाइट के रूप में देखें और ये जाने कि हम सब जो हैं वो एक ही नेशन के लोग हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, जो जनरल स्टेट, जो पहले सोसाइटी अलग हुआ करती थी उसकी जगह क्या आ गया था, नेशनल असेंबली आ गई थी ना। और उस नेशनल असेंबली के लिए अब क्या हुआ, अब इलेक्शंस होने लग गए थे। पहले इलेक्शंस नहीं होते थे, लेकिन अब 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट आया और इलेक्शंस के ज़रिए जो है सरकार बनने लग गई। नेक्स्ट चेंज आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको इस्टेब्लिश किया गया।
पहले क्या होता था, पहले जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते थे वो आपका सिर्फ किंग लेता था, लेकिन अब क्योंकि नेशनल असेंबली आ गई थी तो इसीलिए जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी लेकर आया गया, और उसमें अब आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सबको अलग अलग काम बांट दिया गया। ठीक है भाई, सेंटर रहेगी लेकिन काम जो है वो डिवाइड रहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। कब? आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट चीज़ और क्या हुआ कि जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हुआ करती थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जो कस्टम ड्यूटी को बोला जाता है सीमा शुल्क। ठीक है कि भाई फ्रांस हो गया या बाकी देश जो हो गया यूरोप में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे, तो जब भी एक स्टेट को क्रॉस करते थे तो हमें टैक्स देना पड़ता था। तो उन कस्टम ड्यूटीज़ को, जो पुरानी रीति रिवाज चली आ रही थी, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और लास्ट चीज़ क्या हुआ कि अब जो नेशनलिज्म की भावना है, ये सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि जो फ्रांस की आर्मी है वो भी उसको स्प्रेड कर रही थी, फैलाने में नेशनलिज्म की भावना को बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही थी। कौन? जो आपकी फ्रेंच की आर्मी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस आए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ पॉइंट्स के रूप में याद रख लीजिए, दैट इज़ इनफ। ओके, अब आगे देखते हैं और जानते हैं। भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। अब एक क्विक रिवीजन डालते हैं। यहाँ पे एक नई एंट्री हमें देखने को मिलेगी। अब वो एंट्री किसकी है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्विक रिवीजन की हुआ क्या था। भाई आप लोगों को याद होगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। ठीक है, चेंजेस आ गए थे। अब जो मोनार्की है पूरे तरीके से मोनार्की ना रह के क्या आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल, खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया था नेशनल असेंबली ने। कब? 1791 तक। और उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि अब कॉमन मैन के हाथ में, मतलब वो कंट्रोल करके रख सकता था किसको? मोनार्क को, मतलब कि किंग को, राजा को। इसके बाद हमने ये देखा था भाई 1793 टू 94 के बीच में जैकोबिन क्लब लेकर आया था। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर आए थे। इनका शासनकाल ज़्यादा टाइम तक चला नहीं था, ये हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हटा दी थी किसने? मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर ने। और वहाँ पे फ्रांस में क्या आ गया था? अब रिपब्लिक आ गया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक नए इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। 1797 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है। ये फ्रांस की आर्मी में मेंबर होता है। 2 साल के बाद, क्योंकि वो आर्मी को लीड कर रहा होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्रांस में खुद को हेड बता देता है कि भाई अब से मैं यहाँ का हेड हूँ और मेरे मुताबिक ही सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन एक कोड लेकर आता है जिसको बोला जाता है सिविल कोड। कब लेकर आता है ये? 1804 में। इस कोड को नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, 1804 का ही, क्योंकि ये नेपोलियन लेकर आए थे। अब उस नेपोलियन कोड जो वो लेकर आया था, कुछ चेंजेस उसने किए, कुछ सुधार उसने किए। सुधार के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी की जिसका गलत इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। एक एक करके इसको समझेंगे कि इस कोड में आखिर क्या लिखा हुआ था। ये पॉइंट्स अगर आप कर लोगे दैट इज़ इनफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव चीज़ें कि वो क्या क्या चीज़ लेकर आया था। सबसे पहले तो उसने जो फ्यूडल सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया था। उसने बोला भाई जो सामंतवादी सिस्टम चला हुआ आ रहा है उसको पूरी तरीके से हटा दो, अबॉलिश कर दो। सामंतवाद सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है भाई, एक ज़्यादा पावरफुल होता है, किंग होता है, और नीचे होते हैं पीजेंट। ठीक है, अब तो अगर ये लोग डायरेक्ट लेंगे, पीजेंट को बोलेंगे कि भाई हमें अपनी फसल का जो है वो 10% दे दो। ठीक है, अगर देंगे तो पीजेंट क्या करेगा? 10% दे देगा। लेकिन फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो किंग है, किंग ने अपना मिनिस्टर रखा होता है कि भाई आप लेकर आओ। अब ये क्या करेगा, ये सोचेगा भाई 12% बोलूंगा मैं, ताकि 2% मैं अपने आप पास रख लूँ और 10% जाए किंग के पास। अब ये मिनिस्टर भी क्या करेगा, ये अपना एक और मिनिस्टर रख लेगा नीचे कि भाई आप लेकर आओ। और अब ये क्या बोलेगा कि भाई 15% लेते हैं पीजेंट से। ठीक है, 12% मैं इसको दे दूंगा और ये 10% किंग को दे देंगे।
अब ये भी अपने नीचे मिनिस्टर्स रख लेंगे, तो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो सामंतवादी सिस्टम में एक टाइम ऐसा आता है अब 10% की जगह इसको मे बी 20% देना पड़े या उससे ज़्यादा देना पड़े, तो नुकसान किसका होता है? पीजेंट्स का, जो गरीब तबका होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी सिस्टम है, वो क्या होता है। आगे चलते हैं, क्योंकि जो अब सामंतवादी सिस्टम है वो उसने हटा दिया, तो सोसाइटी का डिवीज़न जो है वो अब कम हो गया था। पहले कई पार्ट्स में डिवाइड थी, भाई चर्च अलग हुआ करते थे, किंग्स थे, उनके मिनिस्टर्स थे, ठीक है। अब क्योंकि वो चीज़ हट गई, फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया, तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये कम हो जाता है सोसाइटी में। सेकेंड चीज़ क्या आता है कि जो सर्वडम सिस्टम है उसने पूरी तरीके से बंद कर दिया। सर्वडम सिस्टम में क्या होता है, जो बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, जबरदस्ती मजदूरी करवाते हैं और उनको कुछ देते भी नहीं है, मन किया तो दे दिया, नहीं किया तो उनको पेमेंट भी नहीं मिलती। तो ये चीज़ भी सिविल कोड में बोला गया कि भाई आप सर्वडम नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी पूरी तरीके से बंद करवा दी। और क्या अच्छा काम किया इसने, भाई इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। इसने एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकें और आइडिया भी इधर से उधर जा सकें और आ सकें। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया। नेक्स्ट चीज़, इसने काफ़ी सारे ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए। कस्टम ड्यूटी अभी बताया था ना, पहले भी हुआ था, और इसने बाकी के ट्रेड बैरियर्स भी हटा दिए। इसका मानना था कि पूरे यूरोप में जो ट्रेड है वो खुली तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए, कोई ट्रेड वगैरह नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट यूरोप की कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट चीज़, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आ गया था मेजरमेंट का। इसने बोला कि भाई हर जगह पे मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 किलो का बाट अलग है, ठीक है, किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे 1 किलो को बोल रहे हैं कि नहीं जी हम तो 750 ग्राम को ही 1 किलो मानेंगे। तो ऐसा नहीं, तो एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेकर आ गए थे मेजरमेंट का। अब सारे यूरोप में, सारे फ्रांस में एक ही मेजरमेंट सिस्टम को लागू किया गया। लास्ट चीज़ आप क्या बोल सकते हो कि उसने जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस दिए जाते थे उनको भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया, उनको भी यहाँ पे हटा दिया। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ विशेषाधिकार दिए जाते थे, जो भी, अब मतलब सिंपल सी बात है कि बर्थ के बेसिस पे कि भाई राजा का बेटा है, अगर कोई किंग है तो उसको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उसको विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, चाहे आप एक किसान के बेटे हो या आप किसी राजा के बेटे हो, सबके लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गई, पढ़ के आपको लगेगा भाई नेपोलियन तो बहुत अच्छा था, ठीक है, इसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी की नेपोलियन ने जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। सबसे पहली चीज़ उसने क्या किया, अब ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इस बात को ध्यान रखना इधर वाले। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या किया, नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप क्या होता है, अगर आपको कुछ भी न्यूज़ वगैरह छापनी है या कुछ भी काम करना है, ठीक है, तो आपको पहले नेपोलियन की परमिशन लेनी पड़ती थी, आप पूरे तरीके से फ्री नहीं हो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से रोक लग जाती है लोगों की फ्रीडम के ऊपर अगर सेंसरशिप लगा दिया जाता है तो। नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ, भाई उसने इक्वल लॉ की तो बात की है, ये बोला है भाई बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, लॉ लेकर आ जाता है कि भाई सबके लिए जो कानून है सबकी नज़र में इक्वल रहेगा, ठीक है। और ये भी बोल दिया था कि अब जो है इलेक्शंस होने लगे थे, ओके। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, जो वोटिंग राइट्स हैं वो वुमेन्स को नहीं दिए। उसने बोला भाई वुमेन्स को राइट नहीं मिलेंगे। सेकेंड चीज़, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपकी ज़मीनी जायदाद है, उसमें भी वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिलेंगे, वुमेन्स को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे। और लास्ट चीज़ उसने क्या किया कि वो फोर्स करने लग गया लोगों को कि भाई आप आओ और आर्मी ज्वाइन करो, ठीक है, ज़बरदस्ती, कोई चाहता है नहीं चाहता है, लेकिन उसने ये कंपल्सरी कर दिया था कि कम से कम एक फैमिली में से एक इंसान आर्मी में ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे और नेगेटिव पॉइंट्स भी हमने देखे कि ये जो सिविल कोड आया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे नहीं फ्रांस में, ठीक है।
यहाँ तक कि आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब एक टाइम आता है 1815 का, ठीक है। 1815 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वियना आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू क्या था भाई, नेपोलियन को ना वॉर करने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ता था भाई, यहाँ पे अटैक करके इस कंट्री को जीत लिया, कहीं पे अटैक करके दूसरी कंट्री को जीत लिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद था किसको, नेपोलियन को। अब क्या होता है, साल आता है 1815 का, और नेपोलियन की जो वॉर होती है वो होती है प्रैब कंट्रीज़ के साथ। अब प्रैब कंट्रीज़ क्या होती हैं, प्रैब कंट्रीज़ को सिंपल आप शॉर्ट फॉर्म में प्रैब बोल सकते हो। मतलब एक साइड था नेपोलियन और दूसरी साइड थी आपके प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज दूसरी साइड थी। इनके बीच में वॉर होती है, और वॉर में जो आपका नेपोलियन है वो हार जाता है, और जो आपकी प्रैब कंट्रीज होती हैं, यहाँ की जो कंट्रीज होती हैं प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये कंट्रीज जीत जाती हैं। अब ये ध्यान रखिए, नेपोलियन फ्रांस में था, और ये जो सारी कंट्रीज थी, इन सारी कंट्रीज में अभी मोनार्की ही चल रहा था, ठीक है। राजा का ही शासन हुआ करता था, यहाँ पे अभी रिपब्लिक जैसी या अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वाली कोई चीज़ नहीं आई थी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे राजा जीत गए, तो ये लोग क्या सोचेंगे भाई, दोबारा से मोनार्की ही आनी चाहिए, कहाँ पे, फ्रांस में भी, ताकि लोग दोबारा से रिवोल्ट करने से डरे कि भाई दोबारा से देख लो मोनार्की आ गई, ठीक है। अब जब कभी भी वॉर होती है दो लोगों के बीच या दो देशों के बीच, किसी के भी बीच, तो एक ट्रीटी साइन होती है बीच में, उसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वियना, क्योंकि ये वियना में साइन हुई थी। अब इसके कुछ आउटकम्स निकले इस वॉर के, ट्रीटी ऑफ वियना की। सबसे पहली चीज़, ये जो आपकी प्रैब कंट्रीज थी, इन्होंने सेटलमेंट किया यूरोप का दोबारा से। अब फ्रांस का जो मैप था, यहाँ पे फ्रांस के आसपास छोटा सा नीदरलैंड बना दिया, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज बना दी, स्टेट्स बना दिए, ताकि अगर अब दोबारा फ्रांस कभी अटैक करे, आपको याद होगा यहाँ पे प्रशिया हुआ करता था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, ठीक है, और रशिया आपका और साइड में था, इससे साइड में अगर आप चले जाओगे इस साइड रशिया था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इन प्रैब्स कंट्रीज़ ने मिलके यूरोप का दोबारा से रीसेटलमेंट किया। नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ कि अब इम्पोर्टेंस बढ़ गया प्रैब कंट्रीज़ का। क्यों बोल रहे हैं हम इम्पोर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अब फ्रांस में भी दोबारा से जो रिपब्लिक वो लोग लेकर आए थे इतना स्ट्रगल करने के बाद, उसको ख़त्म कर देते हैं, और प्रैब कंट्रीज़ दोबारा से फ्रांस में क्या बोलता है कि भी दोबारा से यहाँ पे मोनार्की लेकर आ जाते हैं, राजा ही शासन करेगा, ठीक है। और लास्ट चीज़ क्या होता है कि ये रिवाइज करते हैं, जो नेपोलियन अपना कोड लेकर आया था ना कि भाई दोबारा से रिवाइज करो, नेपोलियन जो जो चीज़ उसने की अपनी लाइफ टाइम में जब इसका शासन चल रहा था, अब हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। और इसमें क्या किया इन प्रैब कंट्रीज ने, जो अच्छी चीज़ें थी नेपोलियन की वो रखी, ताकि लोग इनके खिलाफ ना हो जाए, ठीक है, और कुछ उसमें सुधार, कुछ चेंजेस लेकर आए गए। आई होप यहाँ तक की बात, कहानी आपको समझ आई होगी। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में अब नेशनलिज्म कैसे बना, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ। पहले क्या था, मल्टी स्टेट्स हुआ करते थे, अलग अलग स्टेट्स होते थे, लेकिन अब इस टाइम के बाद, ठीक है, देखिए ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम 1818 की बात कर रहे हैं, 1815 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगर हमने जो ये डायग्राम, ये पिक्चर देखी थी, पेंटिंग देखी थी, ये पेंटिंग कब बनाई गई है, 1848 में। तो इस पेंटिंग के आने के बाद ही हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो मल्टी स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसको हटा के अब नेशनल स्टेट लेकर आया गया। नेशन स्टेट बनने लगे थे, राष्ट्रीय राज्य बनने लगे थे, और उन नेशन स्टेट के अंदर मॉडर्न चीज़ों को अपनाया जाने लग गया था, ठीक। अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेशन स्टेट को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, एक नेशन स्टेट बनने के लिए उस देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप सिंपली लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भी नेशन स्टेट की अगर हम बात करें, नेशन स्टेट्स की बात करें, तो कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन चीज़ें। सबसे पहली चीज़
कि वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है भाई, उनमें यूनिटी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि वहाँ पे किसी एक इंसान का रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट ओनली रूलर, एक इंसान राजा नहीं होना चाहिए, मतलब जो पावर है वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो लोगों के पास हो, ठीक है। थर्ड चीज़ और आप क्या लिख सकते हो कि एक कॉमन आइडेंटिटी हो। कॉमन आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो इंडिया के जो लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियन है साउथ इंडियन है, लेकिन है तो इंडियन ही, ठीक है। बाहर कंट्री में जाएंगे तो हम सिंपली यही बोलेंगे भाई हम इंडियंस हैं। तो एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। फोर्थ चीज़ आप लिख सकते हो अगर आएगा तो कि शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए। शेयर्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है, सिंपली कि आपका एक इतिहास होना चाहिए जो कि कॉमन हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कहीं पे भी जाके बात करें, तो हम सिंपली बोल सकते हैं भाई ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हुए हैं, ठीक है। हिस्ट्री तो हमारी सेम ही है ना, चाहे हम नॉर्थ में रह रहे हैं चाहे साउथ में रह रहे हैं, ठीक है, चाहे ईस्ट में है चाहे वेस्ट में है। और लास्ट चीज़ क्या होता है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो नेशन स्टेट है मल्टी स्टेट से चेंज होकर किस तरीके से ये मॉडर्न टाइम में आते हैं, नेशन स्टेट किस तरीके से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देखिए मैं पूरा डिटो कॉपी पेस्ट नहीं करवा रही बुक का, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप स्टोरी के टाइम में इसको समझो, इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड ओके टाटा बाय बाय, जय हिंद।